डेली का निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम में दिया जा रहा है। स्क्रीन पर प्रूफ दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। किसी फर्जी लिंक से मत जुड़िएगा। स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है आज की हमारी कंपनी। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। ये मैंने कहा था ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो के डिस्कशन के टाइम में। वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। लेकिन आज की वीडियो में एक शेर है तो दूसरा बब्बर शेर है, और ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री की लीडर है और इसका आईपीओ आने वाला है। और जब तक ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं थी तो इसका कॉम्पिटिटर मोनोपोली का मजा ले रहा था और आपको मल्टी एक्स रिटर्न दिया था और अभी बहुत सस्ता है, राइट। मगर अब ये कंपनी अपना लीडरशिप पोजीशन के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो क्या आप गेस कर पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी से कमेंट में बताइए। हम बात कर रहे हैं एनएसडीएल की। जी हां, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। कई लोगों को एनएसडीएल का बिजनेस पता है बट कई लोगों को नहीं पता है। एनएसडीएल का आईपीओ भी आने वाला है। इससे रिलेटेड सवाल भरे पड़े हैं, जैसे एनएसडीएल क्या करता है, आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। और साथ में हम इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, या दोनों की नेक टू नेक कॉम्पिटिशन की बात करेंगे, जिससे आप समझ पाओ और अपने पोर्टफोलियो में नजर दे पाओ। तो जो भी नए लोग आए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एनएसडीएल के बिजनेस को समझेंगे, इसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे इसके कॉम्पिटिटर से जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और लास्ट में देखेंगे आईपीओ का डिटेल, जिससे पता चलेगा अप्लाई करना है या नहीं। जब तक हम लोग एनएसडीएल का बिजनेस समझते हैं तब तक फटाफट एनएसडीएल के कॉम्पिटिटर का नाम कमेंट में बताइए। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जैसा कि कंपनी के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये डिपॉजिटरी है, मतलब यहाँ कुछ डिपॉजिट होगा। आप सभी के पास सेविंग अकाउंट तो होगा ही, डीमेट अकाउंट होगा ही, और अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ आप ओपन कर सकते हैं। और साथ में वहाँ स्ट्रैटेजी, स्टॉक लेवल, बहुत कुछ मिलता है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे बेनिफिट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में अपना फंड सेव करके रखते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आप जब कोई शेयर बाय करते हैं या किसी भी तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बाय करते हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ, एमएफ यानी म्यूचुअल फंड, ये सारा फाइनेंशियल एसेट डिपॉजिटरी में डिपॉजिट होता है। मतलब एक ऐसा लॉकर जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटीज डिपॉजिट होती है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है। दोनों डिपॉजिटरी का नाम बताने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट में एनएसडीएल के कॉम्पिटिटर का नाम जरूर बता दिया होगा। एक है एनएसडीएल और दूसरी है सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और जैसा मैंने बताया था कि जब तक एनएसडीएल मार्केट में लिस्ट नहीं था, सीडीएसएल अकेला मोनोपोली का मजा भी ले रहा था और आप लोग को मल्टी एक्स रिटर्न भी दिया था। लेकिन जब एनएसडीएल भी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तो सिचुएशन बदलेगी, कॉम्पिटिशन बदलेगा, लोग कंफ्यूज रहेंगे मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो कस्टडी वैल्यू के अनुसार एनएसडीएल इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। इंडिया में जितने भी शेयर डिपॉजिट हैं उसमें 88.40% एनएसडीएल के पास है और 11.60% सीडीएसएल के पास। अब इसी से आप एनएसडीएल का मार्केट पोजीशन समझ सकते हैं कि कितना बिग होने वाला है सीडीएसएल के मुकाबले। मगर यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एनएसडीएल के पास ज़्यादा होल्डिंग वैल्यू होने के बाद भी डिपॉजिटरी रेवेन्यू सीडीएसएल का एनएसडीएल से ज़्यादा है। लगाना झटका, इसलिए कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि आखिर डिपॉजिटरी की ज़रूरत क्यों है, बिना डिपॉजिटरी के क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसके कारण ये आया, राइट है ना। तो डिपॉजिटरी आने से पहले कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड, एमएफ, इंश्योरेंस, एटीसी, ये सब कुछ फिजिकल फॉर्म में होते थे। हो सकता है आपने भी देखा हो, ग्रैंड पेरेंट्स के पास किसी कंपनी का फिजिकल शेयर हो, और अगर आपने देखे हैं तो आपके पास अभी भी फिजिकल फॉर्म में शेयर अगर हैं तो प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगेगा कि इतने पुराने लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देख रहे हैं। तो फिजिकल फॉर्म में शेयर रखने से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे वेयर हाउस कॉस्ट आता था, शेयर गुम हो जाने या चोरी हो जाने का डर रहता था, शेयर ट्रांसफ़र करने में काफ़ी पेपर वर्क होता था, ट्रांजेक्शन होने के बाद ट्रेड सेटलमेंट होने में काफ़ी वक्त लगता था, और कई बार ट्रेड सेटलमेंट करने में सामने वाला पैसे लेकर शेयर नहीं देता था। ऐसी कई प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से रेगुलेटर्स को लगा कि भैया डिपॉजिटरी ले आओ तभी सब सॉल्यूशन है। तो एक ऑनलाइन लॉकर आया जो आप लोगों के सामने है, और पब्लिक अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ डिपॉजिट कर रही है एज अ सीडीएसएल और एनएसडीएल के रूप में। और 1996 में एनएसडीएल आया और सीडीएसएल आया 1999 में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे डिपॉजिटरी होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कब एनएसडीएल और सीडीएसएल आया। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पैदा होने से पहले ही
NSDL CDSL आ गया हो। एंड दिल से थैंक यू यूट्यूब कम्युनिटी मेंबर को प्यार देने के लिए, जहां बीका जी 448 से 483 हो गया, या अगर हम SBI की बात करें तो 621 से 608 का ट्रेड हुआ, चाहे हम इंजीनियरिंग इंडिया की बात करें 122 से 148 हो गया। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो वहाँ पर शेयर की जा रही हैं, लर्निंग और अर्निंग की गंगा बह रही है। तो आप इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से हमारे साथ ओपन कीजिए और स्पेशल टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, मौका ना जाए। तो आपको पता चल गया NSDL CDSL का बिजनेस क्या। अब कंपैरिजन करते हैं और आपके स्क्रीन पर एक डेटा है मार्केट शेयर में डीमेट के टोटल वैल्यू में, ठीक है। तो NSDL के पास 88.39% शेयर है। अमाउंट वैल्यू टर्म में देखें तो अप्रॉक्स 302.19 ट्रिलियन, मतलब NSDL के पास इतने वैल्यू का शेयर इनके डिपॉजिटरी में डिपॉजिट है। CDSL के पास सिर्फ 11.61% का मार्केट शेयर है डीमेट वैल्यू में। अमाउंट वैल्यू के टर्म में देखें तो अप्रॉक्स 39.71 ट्रिलियन, मतलब इतने का शेयर डिपॉजिट किसके पास हुआ, CDSL के पास। तो आप देख सकते हैं कि NSDL के पास CDSL से कितना ज्यादा होल्डिंग वैल्यू है, लगभग 7 गुना ज्यादा। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इतना ज्यादा होल्डिंग वैल्यू होने के बाद भी हर जगह ये क्यों दिख रहा है कि CDSL का रेवेन्यू NSDL से ज्यादा है, राइट। यहां तक कि NSDL के DRHP में भी यही दिख रहा है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है शेयर ऑफ NSDL रेवेन्यू है 47.16% और CDSL का रेवेन्यू कितना है 52.84%, मतलब CDSL ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है NSDL के मुकाबले। अब यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिएगा, मार्च 2023 में CDSL का टोटल रेवेन्यू है 555 करोड़ और NSDL का टोटल रेवेन्यू है 1099.814 करोड़, ठीक है। मतलब जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग NSDL का रेवेन्यू CDSL से अप्रॉक्स डबल है। और यही है कैच जहां पर जरूरत है डिटेल एनालिसिस की, कि जब आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको हर जगह दिखेगा CDSL का रेवेन्यू NSDL से ज्यादा है, जबकि NSDL पुराना है, NSDL के पास डिपॉजिटरी वैल्यू ज्यादा है। फिर ऐसा क्यों है, राइट है ना। जैसे आप कंफ्यूज हुए वैसे मैं भी हुआ, बट मैं कभी सिर्फ टाइटल या किसी आर्टिकल को देखकर बात नहीं करता, डिटेल एनालिसिस करता हूं। और जब IPO की एनालिसिस करनी होती है तो मैं कंपनी के DRHP से अच्छा किसी पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि हर कंपनी का जो DRHP है वो IPO की एनालिसिस बताता है। तो मैंने भी 390 पेज का DRHP पढ़ा और इस कंफ्यूजन को दूर किया। देखिए ये बिल्कुल सही है कि CDSL का रेवेन्यू NSDL से ज्यादा है, और ये भी सच है कि NSDL का टोटल रेवेन्यू CDSL से डबल है। अब इसको ब्रेक करके समझते हैं, राइट। NSDL वर्सेस CDSL का जो रेवेन्यू स्प्लिट दिखाया जा रहा है वो सिर्फ डिपॉजिटरी सेगमेंट का है, क्योंकि NSDL और CDSL का मेन बिजनेस क्या है, डिपॉजिटरी का है। तो NSDL का डिपॉजिटरी रेवेन्यू है 409.16 करोड़ और CDSL का डिपॉजिटरी रेवेन्यू है 450.59 करोड़। मतलब इंडिया में दोनों डिपॉजिटरी मिलाकर टोटल 859.75 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसमें 47.59% NSDL का रेवेन्यू है और 52.41% CDSL का रेवेन्यू है, और यही रेवेन्यू शेयरिंग आपको हर जगह दिख रही है। इसको शॉर्ट में समझें तो बस इतना समझिए कि ओवरऑल NSDL का रेवेन्यू CDSL से डबल है, मगर डिपॉजिटरी बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है उसमें CDSL का रेवेन्यू ज्यादा है। अब यहां आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि NSDL CDSL से पहले आया था और डिपॉजिट वैल्यू भी NSDL के पास ज्यादा है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि CDSL का डिपॉजिटरी रेवेन्यू NSDL से ज्यादा है। अब इसके लिए समझना होगा डिपॉजिटरी अर्न कैसे करता है, और इसको 3 तरीके से अर्निंग होती है। फर्स्ट है एनुअल फी। ये चार्ज लिए जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, जैसे ब्रोकर। आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तो आपको भी डीमेट चार्जेस पे करना पड़ता होगा। दूसरा है कस्टडी फी। ये चार्ज लिया जाता है कंपनी से जिनका शेयर कस्टडी में है। और तीसरा है ट्रांजैक्शनल चार्ज। ये चार्ज भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से लिए जाते हैं जब कोई शेयर बाय होता है, डीमेट में आता है और इस ट्रांजैक्शन पे चार्ज लिया जाता है, और ये भी ब्रोकर आपसे वसूल करता है। ये तीनों चार्जेज हैं जिससे डिपॉजिटरी अर्न करते हैं, और ये तीनों कनेक्टेड है डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट और कॉर्पोरेट एक्टिविटी से। जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन होगा उतना ही ज़्यादा एनुअल फी आएगा, जितना ज़्यादा कंपनी का IPO आएगा उतना ज़्यादा कस्टडी फी आएगा, और जितना ज़्यादा लोग शेयर बाय करेंगे उतना ज़्यादा
ट्रांजैक्शन फी आएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि डिपॉजिटरी कैसे कमाते हैं। यहां पे CDSL NSDL से आगे कैसे निकल रहा है इसको समझते हैं। इसका दो बेसिक रीजन है। फर्स्ट रीजन है NSDL पुराना है, इसलिए NSDL के पास शेयर डिपॉजिट होता है, मगर नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट के मामले में CDSL आगे है। मतलब न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग में CDSL NSDL से आगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में NSDL के पास 4.78 मिलियन न्यू अकाउंट ओपन हो गए और CDSL के पास 20 मिलियन। इसका वजह है न्यू डिस्काउंट ब्रोकर की एंट्री। न्यू डिस्काउंट ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट CDSL के साथ टाई अप है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CDSL काफ़ी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देता है। CDSL के थ्रू आप अपना शेयर ऑनलाइन एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है जिसकी वजह से डिस्काउंट ब्रोकर CDSL के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और CDSL का डीमेट अकाउंट NSDL से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा डीमेट अकाउंट मतलब ज़्यादा रेवेन्यू। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है क्लाइंट एलोकेशन। NSDL के पास कॉर्पोरेट अकाउंट ज़्यादा है और CDSL के पास इंडिविजुअल अकाउंट ज़्यादा। परसेंटेज टर्म में देखें तो इंडिया में जितना भी कॉर्पोरेट डीमेट अकाउंट है उसमें 65.2% NSDL के पास है और CDSL के पास 34.8%। इंडिविजुअल अकाउंट में CDSL के पास 72.6% है और NSDL के पास 27.4%। मतलब CDSL के पास रिटेल ज़्यादा है, NSDL के पास कॉर्पोरेट ज़्यादा है और रिटेल ट्रेडर ज़्यादा ट्रेड करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेडर के मुकाबले, इसलिए यहाँ भी रेवेन्यू ज़्यादा है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि क्यों CDSL का डिपॉजिटरी रेवेन्यू NSDL से ज़्यादा है। तो अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि NSDL से तो अच्छा CDSL है, राइट। बुल मार्केट में रिटेल ट्रेडर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा बाय सेल करते हैं, इसलिए CDSL का रेवेन्यू बुल मार्केट में बढ़ जाता है। करेक्ट है ना, आप भी कहीं गलत नहीं है। ये जितना पॉजिटिव दिख रहा है उससे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी है। इसी को बोलते हैं डिटेल स्टडी। अब आप इसे ऐसे सोचिए, सेबी का डेटा बताता है 90% रिटेल ट्रेडर लॉस में है। फिर कमाता कौन है? 10% एजुकेटेड ट्रेडर यानी बिग इन्वेस्टर। रिटेल ट्रेडर लॉस करके अपना अकाउंट बंद कर देते हैं या मार्केट अच्छा रहता है तो अकाउंट ओपन होने लगता है। मतलब CDSL का रेवेन्यू डिपेंड करता है मार्केट के मूवमेंट पे। मगर NSDL के पास जो होल्डिंग है वो है कॉर्पोरेट होल्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले, इसलिए NSDL का रेवेन्यू स्टेबल रहता है, मार्केट पे डिपेंड नहीं होता है। और यही है NSDL और CDSL के बीच का फर्क। मतलब NSDL लंबे रेस का घोड़ा हो सकता है और CDSL को लगातार क्लाइंट एक्विजिशन के लिए मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए अलग फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग वॉल्यूम इसी तरीके बढ़ता रहा तो ये CDSL के लिए एक रिस्क फैक्टर होगा। तो यहाँ तक हम लोग NSDL और CDSL के मेन डिफरेंस और डिपॉजिटरी पोजीशन को समझ चुके हैं। अब देखते हैं ओवरऑल NSDL CDSL से कितना बड़ा है, क्योंकि NSDL का टोटल रेवेन्यू CDSL से डबल है। तो NSDL 3 सेगमेंट में रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला है डिपॉजिटरी और रिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में शेयर रहता है और रिपॉजिटरी में इंश्योरेंस रहता है। दूसरा सेगमेंट है बैंकिंग सर्विस, NSDL पेमेंट बैंक भी ऑपरेट करता है। तीसरा सेगमेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट का, NSDL इन्वेस्टर का डेटाबेस भी मैनेजमेंट करता है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 40.03% रेवेन्यू डिपॉजिटरी से आता है, 52.9% रेवेन्यू बैंकिंग सर्विस से आता है और डेटाबेस मैनेजमेंट से 7.06% का रेवेन्यू आता है। CDSL के पास बैंकिंग सर्विस नहीं है, इसलिए CDSL का रेवेन्यू NSDL से कम है। अदरवाइज सिर्फ डिपॉजिटरी एंगल से देखें तो CDSL NSDL से ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब यहाँ पर NSDL का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 से 2023 तक रेवेन्यू बढ़ा है 118.57% और 2021 से 2023 तक CDSL का रेवेन्यू बढ़ा है 61.33% तक। ओवरऑल रेवेन्यू और रेवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पर NSDL क्या है, सही दिख रहा है। तो यहाँ तक NSDL का बिजनेस, CDSL का बिजनेस, रेवेन्यू ब्रेकअप सब कुछ समझ चुके हो। अब हम आते हैं NSDL के IPO डिटेल पर। मज़ा आ रहा है ना सीखने में? ऐसे होती है इन्वेस्टमेंट। NSDL के 6 प्रमोटर अपना अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। इस लिस्ट में IDBI, NSC, यूनियन बैंक, SBI, HDFC बैंक, UTI है। ये सब मिलकर अपना शेयर सेल कर रहे हैं और ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। मतलब इस IPO से रेज किया हुआ पैसा कंपनी फंड इन प्रमोटर के पास जाएगा, कंपनी में नहीं जाएगा। इसके अलावा फिलहाल कोई और डिटेल अभी तक नहीं आया है, आएगा तो अपडेट करूँगा। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का, IPO आएगा तो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब किससे मिलेगा? आपको पता है, वैल्यूएशन से। 26.41 के EPS पे CDSL ट्रेड कर रहा है 45 के PE पर और NSDL का EPS 11.74। मतलब CDSL का PE हाफ कर दें तो NSDL का PE होगा 22,
क्योंकि एनएसडीएल का ईपीएस सीडीएसएल के हाफ के पास आना चाहिए। इस कैलकुलेशन के बेसिस पर सीडीएसएल का प्राइस हो सकता है 258 के पास। तो अब देखना है एनएसडीएल का इशू प्राइस क्या आता है, तभी पता चलेगा कि अप्लाई करना सही है या गलत है, महंगा आ रहा है, सस्ता आ रहा है। वैल्यूएशन बहुत बड़ी चीज़ कंपनी की मायने रखती है, क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, सही वैल्यूएशन नहीं हुआ तो रिटर्न नहीं मिलेगा, या सिर्फ एक बार बूम होगा और फिर स्टॉक गिरने लगता है। जैसे सीडीएसएल एक बार बूम हुआ, उसके बाद गिरा तो लोग फंसे रह गए, राइट है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमें देखना, और फिर जब हम सही वैल्यूएशन पर एक शेयर लेते हैं ना, तब हमें मिलता है एक बेहतरीन रिटर्न। आई होप सीडीएसएल में काफ़ी लोगों ने पैसा भी कमाया होगा, काफ़ी लोग फंसे भी होंगे, क्योंकि अगर हम फंसे वाला वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप सीडीएसएल पे नज़र डालोगे तो 1680 का हाई लगाया था, उसके बाद वो वैल्यूएशन एडजस्ट पे आया तो 880 का लो लगा, और उसके बाद बात करें तो अभी 1184 के पास चल रहा है। और मोटा मोटा अगर आप देखोगे 6 महीने 8 महीने से तो कोई रिटर्न नहीं दिया है, सिर्फ ये रैली जो हुई थी, जब एक बार स्टॉक की हाइप बनती है तो भागता चला गया। तो क्या एनएसडीएल भी कुछ वैसा करेगा? तो इसीलिए वैल्यूएशन का पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जहां पर हम देखेंगे तब अप्लाई करेंगे और तब पैसा कमाएंगे। तो कैसी लगी डिटेल एनालिसिस कमेंट में बताइएगा, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।